रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है ना 7 क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज हम जो है ना इसका तीसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं और वो है एक्सरसाइज 2.2। और जितने भी आर्टिकल्स हमने दोनों लेक्चर्स में कवर किए हैं, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से समझा है तो उसके मुताबिक आप देखें ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो ये 2.2 एक्सरसाइज बहुत इजी है। इसको जो है ना आसानी के साथ जो है ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसी के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसको सिंपल हमने जो है ना जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये मेरा लेक्चर जो है ना पसंद आए तो इसको आपने जो है ना ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि हर कोई जो है ना इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं अल्लाह के नाम से आज का जो है ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि व्हाट नंबर कैन रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ओपन सेंटेंस टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट। जैसा कि स्टूडेंट हमने ओपन सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ जो न्यू है उनके लिए, कि ऐसा सेंटेंस जिसको देखते हुए हम फैसला ना कर सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है उसको हम ओपन सेंटेंस बोलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पार्ट 1 में जो है ना आपको ये नज़र आ रहा है, देखें इसको देखते हुए हम ये फैसला नहीं कर सकते क्योंकि जो है ना कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हमें जब तक कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जब तक कोई अननोन हमें नहीं पता चलेगा उस वक्त तक हम ये फैसला नहीं कर सकते। तो जस्ट हमने यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे पुट करना है। तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है। अब देखें 10 प्लस यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्स में हम क्या रखें कि हमारा आंसर जो है ना 12 आ जाए। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हम अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो हमारा आंसर जो है ना वो 12 आ जाएगा। तो अब ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई है। अब इसको हम क्लोज स्टेटमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब पता चल जाएगा इसको देखते हुए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है 15 माइनस जो है ना बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इक्वल 12 है। तो अब देखें इस सारे सेंटेंस को देखते हुए हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये ट्रू है या फॉल्स है जब तक हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको ओपन सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसको देखते हुए हमें पता नहीं चल रहा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम यहाँ पे कुछ जो वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि आपने इसको हमेशा ट्रू जो है ना साबित करना है, लिहाजा हम यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे जिसकी वजह से इसका आंसर जो है ना वो 12 आ जाए। तो आप देखें 15 में से 2 कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे कि आंसर 12 आए। तो 15 में से 3 जो है ना वो आप निकाल दें तो हमारे पास आंसर जो है ना वो 12 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा जो है ना पार्ट उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये 10 डिवाइड एम्प्टी स्पेस और इक्वल 5 है। तो आप देखें ज़रा हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, यानी आपने बताना है यहाँ पे कि 10 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 5 आए। तो 5 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है। यानी आसान करने के लिए आपको अगर गैस करने में मुश्किल है तो आप ये कर सकते हैं कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आए। तो फिर उस नंबर को यहाँ पे लिखा जा सकता है, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल होगा 10 के। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो है ना हमें 10 मिल रहा है वही नंबर जो है ना हमारा डिवाइड हम यहाँ डिवीजन की जगह पे लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। तो 2 को डिवाइड करें 10 के साथ तो आपको पता है आंसर 5 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आप देखें 4 मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 28 आए। तो आपने क्या करना है कि 4 का टेबल पढ़ना है और उस वक्त तक पढ़ना है जब आंसर आपका 28 नहीं आ जाता। तो आप देखेंगे कि 4 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 28 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट आपके सामने है, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंस, यानी ओपन एंड क्लोज सेंटेंस को जो है ना हमने जो है ना सेपरेट करना है। तो ओपन सेंटेंस स्टूडेंट क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा आपको एक दफ़ा गाइड कर देता हूँ। ऐसा सेंटेंस जिसको देखते हुए हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है, जबकि क्लोज सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसको देखते हुए हम फैसला कर सकते हैं कि वो सही है या गलत। तो इससे पहले
देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके इसके साथ आप देखें 2x + 7 = 5 है। इसको देखते हुए हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस को मैं लिखते हुए ओ से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ओपन सेंटेंस, ठीक है। इसी तरह देखें z + 4 = 10 है। जब तक हमें z की वैल्यू नहीं मालूम होगी ना, हम ये नहीं बता सकते कि ये ओपन है या क्लोज है, तो लिहाजा हम ट्रू है या फॉल्स है, सॉरी, तो इस तरह हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, 10 + 10, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये 20 के इक्वल होता है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये ट्रू है। यानी देखकर फैसला करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये इस सेंटेंस को कहते हैं क्लोज। तो इसको सी से रिप्रेजेंट करूँगा, तो सी हम इसको लिखेंगे। इसी तरह 18 / 2, तो इसको भी देखें, 2 को अगर 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 9 आता है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ये क्लोज होगा, सी। इसी तरह 10x + 5 = 10 है। इसको भी देखें, जब तक x की वैल्यू हमें नहीं पता होगी ना, उस वक्त तक हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। इसी तरह y + z = 16, जब तक y और z की वैल्यू नहीं मालूम होती, हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो लिहाजा इसको भी हम कहेंगे ओपन, ओ, ओपन। उसके बाद यहाँ पे भी देखें, ये भी जो है ना हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, a + 3b, तो इसको भी देखें, जब तक ए बी की वैल्यू हमें फाइंड नहीं होती, हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको भी हम कहेंगे ये ओपन है। 9/3, तो इसको देखें, 3 के साथ इस देखते ही फैसला कर लेते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये क्लोज है। इसी तरह 7p + 5q, तो इसको भी हम नहीं दे सकते, तो इस तरह हम कहेंगे कि ये भी ओपन है। तो स्टूडेंट, सिंपल शॉर्टकट ये है कि जिस इक्वेशन के अंदर आपको वेरिएबल नज़र आ जाए वो ओपन होगा, और जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, जस्ट कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में मैं आपको तफसीली बता चुका हूँ। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जो है ना चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जो है ना वो बाकी वीडियो जो है ना उसको भी एक्सप्लोर करें, तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपने वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में जानना है तो वो भी आपको यहाँ पे वीडियो मौजूद है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दिया गया है, ये हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, वेरिएबल कितने हैं, कांस्टेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें, ये 4xy हमें अकेला ही दिया गया है। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखें, एक, यानी हम लिखेंगे 1 नंबर ऑफ टर्म यहाँ मौजूद है। फिर हमने बताना है वेरिएबल कौन कौन से हैं, देखें x और y हम जो है ना एज ए वेरिएबल लिखेंगे, x और y। फिर उसके बाद इसमें कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि हम लिखेंगे नील लिख सकते हैं या नथिंग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 4 तो मौजूद है, लेकिन 4 कांस्टेंट नहीं है, 4 यहाँ पे कोफिशिएंट है। तो 4 जो है ना कोफिशिएंट के तौर पर लिखा है, तो कांस्टेंट नंबर, लेकिन अगर यहाँ पे देखें को इसको कोफिशिएंट के तौर पर हम लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के तौर पर नहीं लिख सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, देखें इसमें कितनी टर्म है, ये देखें, ये एक टर्म आपको नज़र आ रही है, ये एक टर्म नज़र आ रही है, और ये एक टर्म नज़र आ रही है। तो इसमें टोटल टर्म कितनी है, 3। तो टर्म क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने तफसीली जो है ना वीडियो अपलोड की हुई है लेक्चर 1 के अंदर, तो वो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट यहाँ पे 8 है, जो अकेला नंबर है, उसको हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक हमारे पास ये टर्म है और एक टर्म हमारे पास ये है। तो इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, देखें एक्स वाई जी, 3 नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं। यानी नंबर ऑफ़ टर्म पहले बताते हैं, वो 2 हैं, और वेरिएबल क्या हैं, एक्स वाई और जी। उसके बाद इसमें जो कांस्टेंट है वो हमारे पास 20 है। तो इस तरीके से ये भी आप देखें कितनी नंबर ऑफ़ टर्म है, 1, 2 और 3। तो 3 नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, और इसमें वेरिएबल एक्स और वाई हैं, और इसमें जो कांस्टेंट है वो 16 है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी था। और अगर इससे मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म फ्राम द गिवन जो एक्सप्रेशन है। तो
ये हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो इसमें लाइक और अनलाइक टर्म जो है ना वो हमने सेपरेट करनी है। तो स्टूडेंट इसको हम जो है ना बुक के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो कॉपी के ऊपर भी जो है ना कर सकते हैं। तरीका क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ कि हम क्वेश्चन अगर लिखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 3x स्क्वायर जमा 4xy प्लस 7 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो लाइक टर्म है, लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ जो बच्चे न्यू हैं। तो आप देखें यहाँ पे लाइक टर्म क्या होती हैं, देखें ये एक वेरिएबल है और इसकी पावर है स्केयर, और ये देखें ये भी एक वेरिएबल है और इसकी पावर भी स्केयर है। तो आपने क्या करना है, ये जो 9 और 3 है, ये जो 9 और 3 है इसको आपने नहीं देखना कि ये डिफरेंट है। लाइक टर्म वो होगी जिसका वेरिएबल और उसकी पावर, दो चीज़ें आपने चेक करनी है, एक उसका वेरिएबल और एक उसकी पावर। अगर दोनों सेम है तो हम कहेंगे कि वो लाइक टर्म है। यानी अगर मैं इसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखूं तो लाइक टर्म मैं इस तरह लिख सकता हूँ, लाइक टर्म वो है हमारे पास 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर। तो जो अनलाइक टर्म है देखें 4xy है तो यहाँ पे 7 है, तो ये अनलाइक टर्म जो है ना वो एक दूसरे के साथ होंगी क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट टर्म जो है ना एक दूसरे के साथ हैं। अनलाइक टर्म हम लिख देंगे 4xy और 7। तो ये अनलाइक टर्म और लाइक टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो मैं ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपने इसको इसी तरीके से फॉलो करना है। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे सबसे पहले आप लाइक टर्म की हेडिंग देंगे। लाइक टर्म की हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन से वेरिएबल आपस में सेम है और उनकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। देखें इस क्वेश्चन में देखें एक्स स्क्वायर वाई, क्या एक्स स्क्वायर और वाई क्या दोनों में किसी में मौजूद है? ये देखें यहाँ भी एक्स स्क्वायर और वाई है, ये आपकी तरतीब डिफरेंट है लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये दोनों का देखें एक्स का स्क्वायर है वाई अकेला है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है वाई अकेला है, तो ये लाइक टर्म है। यानी ये मैं कह रहा हूँ ये और ये लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है। लेकिन ये जो 5x स्क्वायर है और ये 4x है, तो इसमें देखें क्या डिफरेंट है। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे खाली एक्स है, इसलिए इनकी पावर आपस में सेम नहीं हो रही। और एक और चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों के, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है लेकिन इसके साथ वाई नहीं है। अगर वाई होता तो हम कहते ये भी लाइक टर्म में इसका शुमार होता है। लिहाजा ये और ये अनलाइक टर्म है और ये जो है 7y(x², 4x²y ये लाइक टर्म में इसका शुमार होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट आपने देखना है x² कहाँ पे मौजूद है, तो x² इसके साथ मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये 2x² और 9x² ये क्या है, लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म में क्या होगा, देखें ये xy है ये खाली y है, 8xy और 8y, तो इसको हम कहेंगे कि ये अनलाइक टर्म है। ये लाइक टर्म और ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, इसी तरह 3/2x², देखें यहाँ पे भी x² और यहाँ पे भी x², ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। इनको आपस में जमा माइनस किया जा सकता है। लेकिन ये जो 8 है और ये जो 4x है ये क्या है, अनलाइक है, ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। लिहाजा इसको और इसको अनलाइक टर्म कहा जाएगा। और ये जो 9/2x², 3/2x² जो है ना ये क्या है, ये लाइक है, एक जैसी टर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 है, सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इक्वेशन को और इनइक्वालिटी को अलहदा करना है। तो अब देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, जैसे कि वीडियो में भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर इक्वल का साइन होगा। यानी ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको इक्वल का साइन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। और जिसके अंदर इस तरह के साइन होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस तरह के अगर साइन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दिया। ऐसे बच्चे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, अगर वो तफसील से इसको देखना चाहते हैं तो वो जो है ना प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं।
तो 3x+8 देखें, इसके अंदर ये ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी है। तो आपने जस्ट हम यहाँ पे लिखना है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये हमारी इनइक्वालिटी है। इसी तरह ये यहाँ पे भी देखें लेस देन इक्वल का साइन है, तो ये भी इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी। तो इसी तरह ये देखें यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन, तो इसको क्या कहेंगे कि ये हमारी इक्वेशन है। क्या है ये, इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन से रिलेशन कायम किया गया है। इसी तरह यहाँ भी देखें ये भी इनइक्वालिटी है, इसको आप लिख देंगे, क्वेश्चन लिख के नीचे इनइक्वालिटी लिख देंगे 5x = 7, क्योंकि इक्वल का साइन है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन है। इसी तरह लेस देन ये हमारे पास है, तो ये भी हमारी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये चीज़ें जो है ना हमारे पास इनइक्वालिटी और इक्वेशन को हमने अलग-अलग कर दिया। तो ये थी स्टूडेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2, और इसको हमने डिटेल के साथ जो है ना देख लिया, ये आज कंप्लीट भी हो गई है। तो जैसे मैंने आपको गाइड किया है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरीके से 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, और ये इन चीज़ों को ज़हन नशीन रखना है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको देखें वीडियो लेक्चर में जो बेसिक कंसेप्ट बताए थे ना, उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। अगर वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। इसलिए इसको आपने प्रैक्टिस भी करना है और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है। तो अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो मैं इसका इंशाल्लाह आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये जो है ना पसंद आया लेक्चर, तो आपने इसको लाइक भी करना है मेरे चैनल को, और उसके बाद इस वीडियो को भी लाइक करना है, कमेंट भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।